नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बिहार में बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर चर्चा की थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के तैयारी को लेकर भी हमने बातचीत करने की कोशिश कर आपको समझाने की कोशिश की थी। लेकिन आज हम चर्चा बीजेपी की करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके सामने महागठबंधन जैसी बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ी चुनौती यानी 7 दलों की चुनौती, जो एक होकर इस बार बीजेपी को पटखनी देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, मोदी चेहरे पर या कहिए मोदी लहर के आगे बीजेपी के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। 2014 में जब रालोसपा लोजपा के साथ गठबंधन था तब कहिए, या 2019 में जब लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन था तब कहिए, लेकिन बिहार की राजनीति में बीजेपी अब तक लोकसभा का चुनाव जेडीयू के बिना नहीं लड़ी थी। आज हम वही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 2004 के बाद से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जब भी मैदान में उतरी चुनाव जीत गई, कभी हारी नहीं है। उन सीटों का विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 2024 में भी वो इन सीटों पर कब्जा जमा पाएगी, क्या महागठबंधन की चुनौती वो झेल पाएगी, या फिर उन 11 सीटों का तिलिस्म टूटेगा। आपको बताएं कि 17 लोकसभा की सीटें पिछले बार 19 के चुनाव में बीजेपी ने जीती, लेकिन उनमें से 11 सीटें वो हैं जहां पर 2004 के बाद बीजेपी जब भी चुनाव लड़ी है, चुनाव जीती है, हारी कभी नहीं है। या तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू चुनाव लड़ी, हारी या जीती, लेकिन जब भी बीजेपी 2004 के बाद चुनाव लड़ी, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर अकेले हो या लोजपा के साथ हो, वो कभी भी इन सीटों पर चुनाव हारी नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीजेपी 2019 में किन सीटों पर चुनाव जीती, तो उसमें 17 जो सीटें हैं, जो कि 17 सीटों पर ही लड़ी, सभी की सभी जीती। उसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सासाराम, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, दरभंगा, महाराजगंज, उजियारपुर, अररिया, आरा, पूर्वी चंपारण, सारण, पाटलिपुत्र, शिवहर, पटना साहिब, औरंगाबाद और बक्सर की हैं। लेकिन इनमें वो 11 सीटें हैं जहां 2004 के बाद बीजेपी को शिकस्त अब तक कोई नहीं दे पाया। चाहे आरजेडी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें या अन्य दलों की बात करें, कोई हरा नहीं पाया। अगर उन 11 सीटों की बात करें तो उनमें से 3 सीटों की चर्चा आज हम करेंगे। और उन 3 सीटों के बारे में बात करें तो सीरियल वाइज अगर देखें तो सबसे पहले चौथे नंबर की सीट है शिवहर, छठे नंबर की सीट है मधुबनी और 31वें नंबर की सीट है पाटलिपुत्र। शिवहर में बीजेपी की रमा देवी लगातार चुनाव जीत रही हैं। रमा देवी 2009 से इस सीट पर चुनाव जीतते आई, कभी हारा नहीं। लेकिन क्या 24 में भी वो अपने करिश्मा को दोहरा पाएंगी? क्या बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीत पाएंगी? देखिए, एक कद्दावर नेत्री के तौर पर वो जरूर जानी जाती हैं। जिस समाज से आती हैं, शिवहर में उसका बोलबाला भी ज़्यादा है। ऐसे में उनकी छवि के आगे दूसरे जो प्रत्याशी हैं या विरोधी कहिए, वो टिक नहीं पाते हैं। शिवहर की हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि शिवहर वो सीट है जहां पर आनंद मोहन भी सांसद बने थे। अब चर्चा आनंद मोहन की खूब छिड़ी रहती है। उम्र कैद की सजा उन्हें हुई थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने उन्हें रिहाई दे दी है। इसके लिए संशोधन करना पड़ गया कानून में, वो भी बिहार सरकार ने किया। तो आनंद मोहन की भूमिका शिवहर की सीट पर कितना रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। शिवहर की सीट पर आनंद मोहन जरूर सांसद रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से वो उस क्षेत्र से गायब है। हालांकि उतनी उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो इस सीट के हमेशा दावेदारी करते दिखाई दी है। दूसरी अन्य पार्टियों से वो चुनाव लड़ने की कोशिश में हमेशा दिखाई दी, आरजेडी, जेडीयू।
तो यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी तक में वो चली गई, रालोसपा तक में वो शामिल हो गई। तो कोशिश उनकी रही है कि शिवहर की सीट पर सक्रिय रहा जाए, लेकिन पिछले बार तो विधानसभा चुनाव में वो चुनाव विधानसभा का हार गई। हालांकि इस बार उनके सामने एक अच्छी बात यह है कि अब उनके पति आनंद मोहन, जो कि सीट पर अपना एक दमखम रखते हैं, वो उनके साथ जरूर होंगे। ऐसे में क्या रमा देवी इस बार आनंद मोहन के बाहर आने से चुनौती समझ रही हैं? क्या महागठबंधन से आनंद मोहन के परिवार से कोई चुनाव लड़ते इस सीट पर दिखाई देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करें शिवहर की, तो यहाँ पर जातीय समीकरण को अगर देखें तो वैश्य समाज का 25% वोट है, अनुसूचित जाति जनजाति का 20% वोट है, मुस्लिम आबादी का 18% वोट है, पिछड़ी आबादी का 20% और सवर्ण की बात करें तो 17% यहाँ पर वोट है। यानी सबसे ज़्यादा वैश्य हैं और रमा देवी भी उसी समुदाय से आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष इस सीट पर इसलिए भी भारी होता है। सवर्ण की बात करते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि ये अधिकतर संख्या में बीजेपी को वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो निर्णायक भूमिका है जीत के लिए जो जरूरी, वो रमा देवी को यहाँ से भी मिल जाता है। पिछड़े की संख्या 20% है, इससे भी वोट रमा देवी को जरूर मिलते हैं। और मुस्लिम आबादी भले 18% है, तो आरजेडी 18% वोट ले और साथ में यादवों का भी वोट ले ले तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर वो वैश्य समूह समाज को और साथ ही सवर्ण समाज को नहीं तोड़ती है। अब देखना होगा कि क्या रमा देवी आनंद मोहन के बाहर आने के बाद अपनी सीट को बचाती हैं। यहाँ पर एक और सवाल ये है कि क्या रमा देवी जिस उम्र से गुजर रही हैं, क्या फिर चुनाव लड़ेंगी या फिर इस बार उनके बेटे देवाशीष किशोर भी उनकी जगह मैदान में हो सकते हैं। अगर छठे नंबर की सीट मधुबनी की बात करें तो बीजेपी यहाँ से भी लगातार चुनाव जीतते आ रही है। हुकुमदेव नारायण यादव, जिन्हें 2014 के लोकसभा के बाद चुनाव के बाद यहाँ पर सबसे बेहतरीन सांसद का पुरस्कार भी मिला था, यानी सोचिए कि कितना बेहतरीन उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य भी किया होगा। 2019 में उनके बेटे अशोक यादव को बीजेपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अगर बात हम मधुबनी की करते हैं तो यहाँ के जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम की जो आबादी है वो लगभग बराबर मानी जाती है। तीनों की संख्या जो है वो 2 लाख से अधिक है। अति पिछड़ा यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में होते हैं क्योंकि उनकी संख्या लगभग 6 लाख है। दलित 2 लाख से अधिक हैं और कोयरी भी लगभग 1 लाख हैं। यानी कि इस सीट पर अगर जातीय समीकरण को देखें तो चाहे आप बात महागठबंधन की करिए या फिर एनडीए की करिए, लड़ाई आपको बराबर की देखने को मिल सकती है। अति पिछड़े की संख्या ज़्यादा होने के कारण ही आप कह सकते हैं कि पिछली बार यह सीट मुकेश सहनी के खाते में महागठबंधन ने दी थी, लेकिन हश्र बहुत बुरा हुआ था और ज़्यादा वोट उनके उम्मीदवार को मिला नहीं था। वीआईपी के पूर्वे साहब यहाँ से उम्मीदवार थे और उन्हें महज 1,40,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अशोक कुमार यादव को 5,95,000 वोट मिले थे। सोचिए कि कितने बड़े अंतर से चुनाव या वो महागठबंधन के उम्मीदवार, वीआईपी के उम्मीदवार यहाँ पर हारे थे। लेकिन इस सीट की बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के कद्दावर नेता, इस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, कड़ी टक्कर हुक्मदेव नारायण को देते रहे, जीत कभी जरूर नहीं पाए, लेकिन पिछली बार उनका टिकट यहाँ से काटकर उन्हें दरभंगा भेज दिया गया था। इसके अलावा शकील अहमद की बात करें तो वो इस सीट पर सांसद रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर भी लड़े थे। पिछली बार तो निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और 1,31,000 वोट उन्होंने भी काट दिया। तो मुस्लिमों के वोट का बिखराव, साथ ही साथ यादव वोट बैंक में हुक्मदेव नारायण की सेंधमारी और सवर्णों का और अति पिछड़ों का वोट हासिल कर बीजेपी इस सीट पर खेल करती रही है। लेकिन पिछले चुनावों की तुलना करें तो एक चीज़ समझनी होगी कि पिछला 19 का चुनाव निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद की लहर में बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार भी महागठबंधन के साथ है। ऐसे में एक मौका महागठबंधन के पास होगा कि वह इस सीट पर कब्जा जमाए। कांग्रेस इस सीट पर पहले लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस सीट को लगभग कहिए कि छोड़ चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर जो उम्मीदवारी होगी, हो सकता है कि महागठबंधन से
या तो आरजेडी दे या फिर जेडीयू दे। ऐसे में यहाँ की लड़ाई जो है इस बार दिलचस्प बनेगी। अब बात हम अगर करें पाटलिपुत्रा सीट की, तो पाटलिपुत्रा से जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो हैं रामकृपाल यादव। पाटलिपुत्रा सीट 2009 में अस्तित्व में ही आई। पहली बार जब चुनाव हुआ तो एनडीए से जेडीयू के रंजन यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हरा दिया। लेकिन 2014 और 2019 रामकृपाल यादव लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और लगातार 2 बार से वो चुनाव जीतते रहे। दोनों बार उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को चुनाव में शिकस्त दी। यानी बीजेपी सीट पर 2004 के बाद 2014 और 2019 में ही लड़ी है और दोनों ही बार उसे जीत हासिल हुई है। रामकृपाल यादव तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने के सोचकर मैदान में उतरने की तैयारी में जरूर हैं, लेकिन इस बार राह उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि अब तक का लोकसभा चुनाव बीजेपी हमेशा बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर लड़ते नजर आई है, अगर 2004 से हम देखें तो। लेकिन अब कहानी बदल रही है, अब कहानी बदल चुकी है। जेडीयू आरजेडी के साथ है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं। ऐसे में रामकृपाल यादव की राह इस बार पाटलिपुत्र में कठिन हो सकती है। एक बात तय मान के चलिएगा कि लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट किसी और को नहीं देगा। जो भी लड़ेगा वो लालू परिवार से ही होगा और एक बार फिर हो सकता है कि मीसा भारती ही चुनाव लड़ते आपको नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मीसा भारती रामकृपाल यादव को हरा देंगी। देखिए, जेडीयू अगर साथ नहीं होती तो कहना मुश्किल था, लेकिन अब जेडीयू साथ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने कोर वोट बैंक को टर्न आउट करा लेते हैं महागठबंधन की तरफ, तो फिर रामकृपाल यादव के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर आप पिछले कुछ चुनावों पर भी नजर डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जीत का जो अंतर है वो कभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, 30-40 हजार के आसपास का ही रहा है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर वोट बैंक हुआ तो नुकसान बीजेपी को और उनके उम्मीदवार रामकृपाल यादव को झेलना पड़ सकता है। पिछले बार भी कांटे की लड़ाई, उसके पहले भी कांटे की लड़ाई हुई थी। अब रामकृपाल यादव की अपनी एक छवि इस सीट पर रही है, उन्होंने अपना एक दमखम इस सीट पर जरूर दिखाया है, लेकिन क्योंकि इस सीट पर लवकुश का भी अपना एक संख्या है और नीतीश कुमार लगभग उस 1 लाख 1.5 लाख के आसपास के संख्या को अगर आरजेडी के तरफ या महागठबंधन के तरफ मोड़ते हैं तो फिर वो नुकसान रामकृपाल यादव को झेलना पड़ेगा, जो कि वोट बैंक नीतीश कुमार का अब तक उनको मिलता था। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक उनके साथ है, क्या कुर्मी और कोयरी पूरी तरह से उनके साथ है। क्योंकि कोयरी की अगर बात करें तो एक तरफ सम्राट चौधरी बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं और उसी समुदाय के एक पहले से नेता हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। दोनों का मिलान कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव के लिए फायदेमंद होगा। आरसीपी सिंह भी अब बीजेपी में आ गए हैं, तो कुर्मी समुदाय का एक चेहरा भी अब बीजेपी के पास है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रामकृपाल यादव के साथ है। साथ ही साथ ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक लवकुश, जिस आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार का वोट बनकर उभरा था, वो क्या उसी आरजेडी के साथ जाना पसंद करेगा, तैयार हो पाएगा। देखिए, पीछे के अगर उपचुनावों को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि वो वोट बैंक अब नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो वोट बैंक इंटैक्ट होकर आरजेडी के साथ गया तो रामकृपाल यादव के लिए इस सीट पर तीसरी बार जीतना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो वोट बैंक अगर टूटता है, सेंधमारी हो जाती है, तो फिर रामकृपाल यादव के लिए इस बार हैट्रिक लगाने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। तो ऐसे में ये 3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी की बात करें तो 2004 के बाद से वो कभी भी जब भी चुनाव लड़ी इन सीटों पर कभी हारी नहीं है। इसके अलावा 8 और सीटें हैं जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे और भी कई सीटों के बारे में बताएंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ जातीय समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की चुनौती तो है बीजेपी के सामने और उस चुनौती से कैसे पार पाया जाए उसकी तैयारी और उसकी रणनीति बीजेपी जरूर बना रही है, अलग अलग नेताओं को अपने कुनबे में लाकर। लेकिन उसका फायदा कितना पड़ेगा, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये तो 24 का रिजल्ट ही बताएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।